So today we are going to start with the NCRT reading. This is going to be a one-shot lecture for you all. So it's going to be really very helpful. I have already taken the sessions previously on my channel, so you can also view them. Now let's get started with the chapter. So, when you look around, you see both living and non living things. What is this one thing that makes organism or that body living or non living? So, I already told you that NCRT says that cell is the bare minimum thing that you require for existence. When we come on to what is a cell, unicellular are incapable of independent existence and performing essential functions of life. So I've already taught you all this, but just a quick recap. Your organisms are divided into two forms. One is your unicellular and the other is your multicellular. When I talk about unicellular, when I talk about unicellular, आई मीन दैट उसके पास सिर्फ एक ही सेल है. कितने सेल है? सिंगल सेल है. और वो सिंगल सेल से ही इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के केपेबल है. किसके केपेबल है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के केपेबल है. ऑल्सो वो अपने लाइफ के सारे फंक्शंस, बी इट रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ उस एक सेल से कर पा रहा है. ओके नाउ, अगर हम बात करें सेल और उसकी डिस्कवरीज के बारे में, तो वी नो दैट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. द फर्स्ट पर्सन टू सी अ लिविंग सेल वाज एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक. This is a very important thing that you have to notice here, that Anton von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Robert Brown later discovered the nucleus. So two very important discoveries are mentioned here. Your first इज दैट योर लिविंग सेल. अगर मैं पूछूँ ना सेल किसने डिस्कवर किया और इसमें एंटोन वॉन लुइन हुक दो और रॉबर्ट हुक दो, तो आप रॉबर्ट हुक टिक करना. डिस्कवर की बात करूँ मैं, डिस्कवर्ड, तो सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने. न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने. लेकिन अगर मैं बात करूँ कि पहला लिविंग सेल किसने देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो किसने देखा? एंटोन वॉन लुइनहुक. ठीक है, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी. ओके, अब हम आते हैं सेल थ्योरी पे. तो हमें पता है कि सेल थ्योरी वाज formulated by Schleiden and Schwann. Schleiden was a German botanist. He examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells. उसी समय पर जूलॉजिस्ट वॉन ने भी क्या देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल पढ़ा उन्होंने, और उन्होंने बोला कि जो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है वो यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट्स है. अब इसी पे स्क्लेडन और शिवॉन ने टुगेदर फॉर्मुलेटेड दी सेल थ्योरी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन कि सेल्स आते कहाँ से हैं. तो रॉबर्ट वुरक्रो ने प्री एग्जिस्टिंग सेल से सेल्स आते हैं ये उन्होंने समझाया और सेल थ्योरी को फाइनल शेप दी. तो अगर कोई ये पूछे कि सेल थ्योरी फॉर्मुलेट किसने की, तो आंसर इज क्लेडन एंड शिवॉन. ये पूछे कि उसको फाइनल शेप किसने दिया, सो दैट इज योर रुडोल्फ विर्को. ओके, तो दो चीज़ें हैं सेल थ्योरी में कि हर सेल जो है वो कंपोज्ड ऑफ सेल है एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल है, और सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं. कोई भी सेल डीनोवो नहीं है. ओवरव्यू ऑफ सेल ये मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, उसमें मैंने इसी फ्लो में पढ़ाया है, बट मैं वापस से बता रही हूँ. ठीक है, हमने अनियन और चीक सेल को देखा है, राइट. तो हमने क्या देखा था, उसमें एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. This nucleus contains chromosome. It contains chromosomes, which in turns contain genetic material, DNA. Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas
that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic. दोनों ही सेल में एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म, जो कि वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई करती है. साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. ये बात मैंने पढ़ाते वक्त भी बोली थी कि ये चीज एनसीईआरटी में मेंशन है. Besides the nucleus, the eukaryotic have membrane-bound distinct structures called organelles. Organelles सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है? यूकेरियोट्स के पास ही होती है. Organelles सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है? यूकेरियोट्स के पास होती है. ठीक है, जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब. राइबोसोम है एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जो कि ऑल सेल्स में होती है. ठीक है, तो सेल के अंदर राइबोसोम्स आर नॉट ओनली फाउंड इन साइटोप्लाज्म बट विद इन टू ऑर्गेनेलीज एज वेल. इसीलिए यहाँ पर देखो ये वाली लाइन से आप क्या बोल सकते हो कि ribosomes are organelles within an organelle. Okay. Animal cells contain another non-membrane bound organelle. Animal cells में होता है ये सिर्फ और सिर्फ, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम, which helps in cell division. सेल जो है उसका शेप साइज सब कुछ बहुत डिफरेंस है. माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है जो कि सिर्फ 0.3 नैनोमीटर है. ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बस एक रिविजन दे रही. फिर मैंने आपको शेप भी समझाया था इन सब का कि रेड ब्लड सेल्स क्यों राउंड और कॉन्केव होते हैं, क्योंकि इनको क्या है, हाई एफिनिटी, हाई ऑक्सीजन की एफिनिटी है. ये वाइट ब्लड सेल्स एमेबॉइड क्यों होते हैं, क्योंकि इन्हें किससे लड़ना है, फाइट जर्म्स. इनका काम क्या है, फाइट जर्म्स. ये लॉन्ग एंड नैरो क्यों है, प्रोटेक्शन के लिए. ये ब्रांच्ड क्यों है, ट्रांसफर सिग्नल के लिए. ये लॉन्ग ट्रैकाइड क्यों है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ये राउंड एंड ओवल क्यों है, सनलाइट को ट्रैप करने के लिए. The largest isolated single cell is the ostrich among the multicellular human red blood cells की मैंने बताई थी. नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल्स होता है, ये भी बताई थी. ये भी बताया था कि वो बहुत सारे शेप्स में हो सकते हैं और उनका शेप वैरी करता है कि वो क्या फंक्शन करता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन algae, mycoplasma, PPLO. They are generally small and multiply more rapidly. ठीक है, इनका शेप जो है वो बहुत डिफरेंट तरीकों का हो सकता है. या तो इनका शेप रॉड लाइक होगा, ये रॉड बना है नहीं मैंने, या तो इनका शेप ऐसा रॉड लाइक होगा. अगर ये रॉड लाइक है तो ये हो गया बैसिलस. अगर ये कॉमा शेप्ड है तो ये हो गया विब्रियो. अगर ये स्फेरिकल है तो ये हो गया कोकस. और अगर ये स्पाइरल शेप्ड है तो ये हो गया स्पाइरुलम. तो ये है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया कि इनकी शेप्स कैसे हो सकती है. यहाँ पे भी शेप डिफरेंट डिफरेंट है ना. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक इज फंडामेंटली सिमिलर. ठीक है, सारे के सारे प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है, प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म. ठीक है, इनके पास भी साइटोप्लाज्म होता है. इनका जेनेटिक मटेरियल बेसिकली नेकेड होता है. जीनोमिक डीएनए के अलावा भी इनके पास एक डीएनए होता है जिसे हम बोलते हैं प्लास्मिड. प्लास्मिड फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देता है. एक कैरेक्टर मैंने आपको बताया था, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स.
हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि डीएनए जो है उसको मॉनिटर करते हैं फॉरेन के लिए। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास F प्लस प्लाज्मिड है, इसके पास भी F प्लस प्लाज्मिड है। अगर इन दोनों को कॉन्जुगेट करना है, रिप्रोड्यूस करना है बाय कॉन्जुगेशन, तो ये एक दूसरे को पढ़ सकते हैं कि इसके पास भी यही है तो मैं इससे कर सकता हूँ। ओके, प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग वेरी यूनिक इन फॉर्म ऑफ इनकल्जन्स। अभी हम पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरियल सेल को देखा जाए तो उनके पास सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप कितना होता है? सिंगल यूनिट। ठीक है, हर लेयर अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन ये सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट हम मानते हैं। ठीक है, सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स, फिर है सेल वॉल, फिर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर सेल एनवेलप एंड द मैनर इन व्हिच दे रिस्पॉन्ड, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। मैंने बताया था क्रिश्चियन ग्राम ने इसको बताया, मैंने ये भी बताया था क्रिश्चियन ग्राम ने इसको फॉर्मुलेट किया था और ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बहुत अच्छा से समझाया था। ग्लाइकोकैलिक्स या तो स्लाइमी लेयर होगा या तो कैप्सूल होगा। सेल वॉल जो है वो शेप डिटरमाइन करता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है, बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। यूकेरियोट में सेम होता है। कभी कभी ये बताया था मैंने कि ये आपका ग्लाइकोकैलिक्स है, ये सेल वॉल है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कभी कभी थोड़ा सा इन्वेजिनेट कर जाता है, जिसको मैं क्या बोलती हूँ? मीजोजोम्स। जिससे मैं क्या बोलती हूँ? मीजोजोम्स। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मीजोजोम्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में हो सकता है, वेसिकल्स में हो सकता है, ट्यूब्यूल्स में हो सकता है, लैमेले में हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एम आई राइट? ओके, तो मीजोजोम्स और ये, अब ये किस में हेल्प करते हैं? फंक्शंस भी मैंने इसको बताया था, सेल वॉल की फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू वाटर सेल्स, रेस्पिरेशन और सेक्रेशन जैसे प्रोसेसेस में भी हेल्प करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा के रखते हैं। ठीक है, क्रोमैटोफोर्स, मीजोजोम्स, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने। मीजोजोम्स, ओ सॉरी, व्हाई एम आई ड्राइंग मीजोजोम्स लाइक दिस? मीजोजोम कभी कभी पिंच ऑफ कर जाता है और वो उसके पास पिगमेंट्स आ जाते हैं, एंथोसाइनिन्स, कैरोटेनॉइड्स, ये सब वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स। इसी को मैं क्या बोलती हूँ यहाँ पर? क्रोमैटोफोर। ठीक है, विच कंटेन्स पिगमेंट। अब या तो एक बैक्टीरिया मोटाइल होगा या तो एक नॉन मोटाइल होगा। मोटाइल है तो उसके पास क्या होगा? फ्लैजेला होगा, जो उसकी सेल वॉल से आता होगा। फ्लैजेला के 3 पार्ट्स है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये भी मैंने बताया था कि बेसल बॉडी में क्या होते हैं? रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, याद है? अब मैंने बताया था कि उसके पास सरफेस अपेंडेजेस होंगे, इनकल्जन बॉडीज होंगी। तो सरफेस अपेंडेजेस में आता है पिलाई और फिमरी। पिलाई लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन से बना है। फिलामेंट पूछो किससे बना है? फ्लैजन प्रोटीन। फिम्ब्री ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के बाहर आ रहा होता है। ये होस्ट टिश्यू पे चिपकने के भी काम आता है, रॉक्स एंड स्ट्रीम से चिपकने में काम आता है। बात करें अगर हम राइबोसोम्स और इनकल्जन बॉडीज की, तो राइबोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे जुड़े होते हैं। आपके प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ 70S होता है, जो कि 50 और 30S के सब यूनिट से बना है। कभी कभी 50S, 30S ये एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA पे आके जुड़ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, या मैंने एक और नाम बताया था, इराइबोसोम। ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। इनकल्जन बॉडीज रिजर्व मटेरियल, खाना स्टोर करना, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफिसियन, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, गैस वैक्यूल, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ।
यूकैरियोटिक सेल्स पे आ जाते हैं जल्दी से। यूकैरियोटिक सेल्स प्रोटिस्टा प्लांट्स एनिमल फंजाई में होते हैं। इनके पास ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इनके पास लोकोमोटरी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट्स और एनिमल सेल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल्स की और एनिमल सेल्स की यहाँ पे, तो बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाएंगे। ये साइज में बड़े होते हैं, ये साइज में छोटे होते हैं, इनमें प्लास्टिड होता है, इनमें प्लास्टिड नहीं होता, इनमें सेंट्रियोल होते हैं, इनमें सेंट्रियोल नहीं होते। फिर उसके बाद इनका वैक्यूल बड़ा होता है, इनका वैक्यूल छोटा और स्कैटर्ड होता है। तो देखो यहीं पे कितने सारे डिफरेंसेस आ गए, राइट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे फिगर बनाई हुई है। मेक श्योर दैट यू नो दिस फिगर वेरी वेल, मेक श्योर, ओके, क्योंकि आप बहुत बार गॉल्गी बॉडी में कंफ्यूज हो जाओगे, तो आई डोंट वांट दैट। ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर 1950s में पढ़ा गया था आरबीसीज को इल्यूसिडेट करके। तो उनको पता चल गया कि हमारा जो आरबीसी इल्यूसिडेट हुआ है, तो उसमें ऐसे बाई लेयर सी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? बाई लेयर सी बनी हुई है। ये पता चल गया कि ये बाई लेयर है। फिर हमें पता चला कि लिपिड्स और फॉस्फोरस जो है वो बाई लेयर में अरेंज्ड है। लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक इनर पार्ट, ये भी मैंने आपको बताया था। लेटर हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से भी बनी है। ह्यूमंस में 52 to 40% का है प्रोटीन टू लिपिड का रेशियो। ठीक है, फिर हमें पता चला कि हमारे जो प्रोटीन्स है वो एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे या तो इंट्रिंसिक है या तो एक्सट्रिंसिक है। ये भी शायद मैंने पढ़ा दिया है आपको, है ना। ये देखो पेरीफेरी में प्रोटीन है, ये इंटेग्रल प्रोटीन है। यहाँ दिखा नहीं होगा, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये ग्लाइकोलिपिड्स है। ये देखो, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है। फिर ये देखो कैसे अरेंज्ड है, ऐसे तो अरेंज्ड है बाई लेयर में। तो ये क्या है? बाई लेयर। ये क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। अंदर है ना ये सेल के। ये मॉडल दिया था सिंगर और निकलसन ने, जिसको हम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल बोलते हैं। फ्लूइड क्या है, मोज़ैक क्या है, ये मुझे अभी बताओगे। फ्लूइड क्या है, मोज़ैक क्या है? मोज़ैक प्रोटीन है, फ्लूइड लिपिड्स है। बहुत ही बढ़िया। मूवमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ। द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। नेचर ऑफ लिपिड जो है वही मूवमेंट, प्रोटीन्स के मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है। बाकी सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर, सेक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, इन सब में किसका हाथ है? सेल मेम्ब्रेन का ही हाथ है। पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, ये भी मैंने बता दिया है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट न्यूट्रल चीज़ों का कैसे होता है और बाकी चीज़ों का कैसे होता है, ऐसे 3 टेबल्स बना के समझाया था अच्छे से। कि अगर मेरा ये यहाँ पे भी बता देती हूँ, ऐसे तो क्योंकि लेक्चर है तो सब कुछ एक जगह मिल जाना चाहिए आपको। मान लो ये मेरी फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है। अगर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है तो वो तो बड़े आराम से चला गया। न्यूट्रल, ये होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एटीपी नहीं चाहिए होता, ये डाउन हिल जाता है। ठीक है, अब ले लेते हैं हम एक चार्ज्ड, ठीक है, न्यूट्रल नहीं है तो, पर ये भी हुआ पैसिव। इसमें भी एटीपी नहीं चाहिए, ये भी डाउन द हिल है। कभी कभी मेरी चीज़ों को बड़ी चुल मचती है, उन्हें क्या करना होता है? उन्हें ऊपर जाना होता है। कहाँ जाना होता है? ऊपर जाना होता है। तो अगर उन्हें ऐसे ऊपर जाना है, ओयो से आयॉन्स है, तो ये कैसा हो गया? एक्टिव हो गया। इनको एटीपी चाहिए होंगी और ये अपहिल है।
तो यही डिफरेंस मैंने आपको उस दिन समझाया था ट्रांसपोर्ट का। ठीक है। सेल वॉल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि प्राइमरी सेल वॉल क्या हो गया, सेकेंडरी सेल वॉल क्या हो गया, याद है? ऐसा सा एक स्ट्रक्चर बनवाया था मैंने आपको, ऐसा सा एक स्ट्रक्चर बनवाया था मैंने आपको, वापस बना दूंगी, इतना टाइम नहीं लगता मुझे। देख, अच्छे से सब कुछ समझाया था तो समझ लो ना। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये क्या है, मिडल लैमेला। ये भी बताया था कि ये किससे बने हैं, ये किससे बने हैं, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम पेक्टेट से बने हैं। फिर मैंने आपको बताया था, लेयर्स वाइज बताती जाऊंगी। कि एक है आपकी प्राइमरी सेल वॉल, और एक है आपकी सेकेंडरी सेल। ये डायग्राम बनाया था ना। ठीक है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में अच्छे से पढ़ाया था, जो कि मेम्ब्रेन के अंदर इंटरकनेक्टिविटी चल रही है। तो पहला इसमें हमने पढ़ा था ईआर। ईआर क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज है, यूकैरियोटिक सेल्स में ही मिलता है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, फिर मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में भी दो टाइप्स हो सकते हैं, एक हो सकता है आरईआर, एक हो सकता है एसईआर। ये करता है डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग्स का और बनाता है डेस्मोटोब्यूल, और ये बनाता है प्रोटीन्स। इतना तो पढ़ाया था, इतना तो याद ही हो, है ना, याद है? तो फिर बस यही है। और इन एनिमल लिपिड लाइक जो स्टीरोल हार्मोन्स होता है वो सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, एसईआर में। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स। इसी पे राइबोसोम्स आके अटैच्ड होते हैं अगर होना होगा तो। ठीक है। फिर वो अपना खाना भेजते हैं कैमिलियो गोल्गी, अरे सॉरी, गोल्गी अपैरेटस को, जो कि कैमिलियो गोल्गी ने बनाया था। अब इसका होता है एक ट्रांसफेज, एक होता है सिस फेज। इसके पास दो चीज़ें होती हैं, ट्रांसफेज, सिस फेज। जो आपका ट्रांसफेज है वो चीज़ें ट्रांसफ़र करता है, और ये कॉनकेव जैसा है, और ये कैसा है, कॉन्वेक्स जैसा है। डिस्क शेप्ड है, क्रिस्टर्ने ऑफ 0 पॉइंट इतना, दीज आर स्टैक्ड पैरेलली। ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, पर किस में, एनिमल्स में। प्लांट्स में देयर इज नो इंटरकनेक्शन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। इतना कुछ तो मैंने पढ़ाया। ठीक है। सिस फेज ट्रांसफेज क्लियर हो गया अभी। गोल्गी अपैरेटस इंपॉर्टेंट साइट है किसके फॉर्मेशन के लिए, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन ब्राउन वेसिकुलर है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है, लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट्स, आइसोलेटेड लाइमोसोमल वेसिकल्स है, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीएसेस प्रोटीन्स, और ये न्यूक्लियस। वैक्यूल्स, देखो बहुत सारे वैक्यूल्स भी बताए थे मैंने, अगर याद हो तो वैक्यूल्स बताए थे मैंने।
तीन तरीके के वैक्यूल बताए थे, फूड, कॉन्ट्रैक्टाइल और गैस। फूड क्या करेगा, फूड स्टोर करेगा, ये क्या करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन करेगा। होता है ना ये अमीबा में, ये तो प्रोटिस्टाज में होता है, और ये किस में होता है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया में। वैक्यूल में पढ़ाया था। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है ये तो, है ना। इसका शेप और नंबर डिपेंड करता है, डबल मेम्ब्रेन है ये, और इसके दो कंपार्टमेंट्स हो जाते हैं, मैट्रिक्स भी है इसका। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ना कुछ होता है जिससे आप बहुत वो हो जाते हैं, क्रिस्टल, एग्जैक्टली, हाँ जी, ठीक है। फिर आता है प्लास्टिड्स, जो कि आपको कलर देता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट, हेल्प्स इन ट्रैपिंग ऑफ लाइट। कैरोटीनॉइड्स फैट सॉल्युबल होता है ना, वो कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और अदर प्रेजेंट होता है, ओके। फिर आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट ना, ल्यूकोप्लास्ट में यू हैव थ्री थिंग्स, अमाइलो, अल्यूरो, इलायो। ये है प्रोटीन्स के लिए, कार्ब्स के लिए, लिपिड्स के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल देखो, क्लोरोफिल भी बहुत अच्छे से समझाया था कि ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, डायग्राम खराब नहीं करेंगे, डबल मेम्ब्रेन होता है, देखो दो मेम्ब्रेन है ये और ये, तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। डायग्राम याद रखो, अपने आप उसके फीचर्स याद रहेंगे। फिर ये क्या होता है, थैलाकॉइड होता है, इसको क्या बोलेंगे, बहुत सारे थैलाकॉइड्स को, ग्राना। ये जो कनेक्ट कर रहा है स्ट्रोमा लैमेले, और इसके अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। डन, पूरा पढ़ा दिया मैंने यहाँ पे भी आपको। इसके पास भी क्या होता है, 70S होता है। राइबोसोम देखो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, जॉर्ज पायलेडन ने बताया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पिलाडे पार्टिकल्स, ठीक है। 80S राइबोसोम, 60S, 40S, तो 70S 80S दो तरीके के हो गए, 70 के 50 30, 60S 40S के 80S हो गए, ठीक है। ऐसा स्विटबर्ग्स कांस्टेंट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। जब हम इसको ऐसे स्पिन करते हैं तो देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा कहाँ सेटल हुआ है, तो ये अगर 70S पे सेटल हुआ है तो इसकी ये दो यूनिट्स आ गई, 50 30 ऐसे हम। साइटोस्केलेटन फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटन होता है, इसमें आपका आ जाता है सीलिया फ्लैजुला, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट। सीलिया फ्लैजुला क्या है, उसमें एक एक्सोनीम होता है जो कि कोर होता है, रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम में ऐसा ऑर्गेनेल है जो, देखो ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं न्यूक्लियस पे, ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, ये बेसिकली न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस की पोर्स हैं, देखो न्यूक्लियस बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, ये दिख रहा है ऐसे ऐसे, क्यों है, ताकि यहाँ से चीज़ें जा सके अंदर बाहर, ठीक है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस है इसके बीच का, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस हो गया, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह आपको बताया है मैंने। बाकी अब आते हैं आपके इस पे क्रोमोसोम्स में, तो क्रोमोसोम्स में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, क्रोमोसोम्स तो बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ।
ये होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पास ऐसे डिस्क लाइक अरेंजमेंट होती है जिसे मैं बोलती हूँ काइनेटोकोर। ये दोनों होते हैं क्रोमैटिड्स। अब देखो सेंट्रोमियर की पोजीशन पे यू हैव मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एलोसेंट्रिक एंड टीलोमेयर। ठीक है, ओके। माइक्रोबॉडीज में मैंने आपको बताया पिरोक्सीजोम्स, पायरोजोम और लाइगोसोम्स। ठीक है, सो दैट इज इट व्हाट आई हैड टू कवर फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से इसलिए पढ़ाया है ताकि ऐसा कुछ भी ना लगे आपको कि ये छूट गया, ये नहीं बताया। इसीलिए एनसीईआरटी कवर की है ताकि आप चीज़ें रिलेट कर सको कि हाँ ये मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा था। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू विल रिवाइज दिस एंड यू विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी गोइंग टू स्टार्ट, सेल डिविजन, सेल साइकिल। थैंक्स फॉर joining in. Bye bye, have a great day, keep learning, keep studying, keep smiling.